हेलो एवरीवन। तो इसके पहले जो है हमने लास्ट वीडियो तक हेलोअल्केन्स का जो प्रिपरेशन का मेथड है, तो जितने भी मेथड्स हैं सारे मेथड्स को हमने डिस्कस किया है। अब आगे जो है हम लोग कन्वर्सन कुछ बनाएंगे। कन्वर्सन को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होता है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्सन होता है। दोनों को यदि कोरिलेट करें तो न्यूमेरिकल बनाते समय मेन प्रॉब्लम हम लोग को क्या होता है कि जनरली पता नहीं चल पाता है कि क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है। सेम वे में कन्वर्सन में भी ऐसा ही होता है, पता नहीं चल पाता है कि कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है। कहने का मतलब उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता नहीं चल पाता। हाँ, अब यदि डाटा पता भी चल जाए तो पता नहीं चलता है कि फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करें। वही चीज यहाँ आएगा कि यदि कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता चल भी जाए तो यह नहीं पता चल पाता है कि इसमें रिएक्शन कौन सा इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनिक का कन्वर्सन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप नॉमेनक्लेचर पे 100% कमांड रखो। नॉमेनक्लेचर जिसका 100% ठीक है, उसके बाद रिएक्शन जो है वो सब ठीक है, तभी कन्वर्सन बनेगा। क्योंकि ऑर्गेनिक में कन्वर्सन से ही पता चलेगा कि आपका ऑर्गेनिक में कैसा स्ट्रेंथ है। जैक बोर्ड की बात करें तो फाइनल एग्जामिनेशन में मैक्सिमम 10 मार्क्स का कन्वर्सन आता है। मैक्सिमम, मिनिमम जो है 5 या 7 मार्क्स का कन्वर्सन तो आना ही है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और बताया कि कन्वर्सन डायरेक्टली बनाना पॉसिबल नहीं है। कन्वर्सन बनाने के पहले आपको जो है उसका नॉमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट हो और जितना रिएक्शन बताया गया है वो सब कंप्लीट हो, तब जाकर के आप कन्वर्सन को डील करोगे। तो अभी तक जितना रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ा है हेलोअल्केन्स में, उसी के आधार पे कुछ कन्वर्सन हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करोगे। सबसे पहला कन्वर्सन जैसे हम लोग लें इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड या इथाइल क्लोराइड ले पहले इथाइल क्लोराइड। ऐसा इसका मतलब क्या हुआ ना कि जो कंपाउंड है वह इथेनॉल है, इस इथेनॉल को बदलना है इथाइल क्लोराइड में। कैसे बदलोगे, किस रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे, कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल करोगे ताकि इथेनॉल कन्वर्ट हो जाए किसमें, इथाइल क्लोराइड में। तो सबसे पहले आप क्या करो ना कि दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओ। तो इथेनॉल मतलब CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। इसको कन्वर्ट करना है इथाइल क्लोराइड में, तो इथाइल क्लोराइड का भी स्ट्रक्चर बनाओ CH3CH2Cl, दिस इज इथाइल क्लोराइड। ऐसा। अब दोनों को जरा मिला करके देखो, कार्बन का संख्या सेम है, 2 कार्बन इथेनॉल में तो 2 कार्बन इथाइल क्लोराइड में भी है। अंतर क्या है कि OH हट करके Cl आ गया है। अब यहां से आपको सोचना होगा कि हेलोअल्केन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ा है उसमें अल्कोहल से भी हेलोअल्केन कन्वर्ट कर रहे थे हम लोग। तो अल्कोहल से क्लोरोअल्केन बदलना है, किस रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सबसे पहले HCl का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, PCl5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों रिएजेंट, तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बहुत ज्यादा यदि कन्वर्सन को सिग्निफिकेंट बनाना है तो आप देखो कि तीनों में बेस्ट रिएजेंट कौन है। तो बताया था हमने कि SOCl2 का जब इस्तेमाल करते हैं ना डार्जन प्रोसेस, तो यह जो क्लोरोअल्केन बनाने का बहुत बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट होता है गैसियस होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, अब यहां ऐसे एरो खींचो, यहां SOCl2 लिखो और इसके साथ पिरिडीन बेस रहता था, पिरिडीन लिखो और इसको हीट कर दो, तो सिंपल सा रिएक्शन हो जाएगा, OH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cl में। हाँ, रिएक्शन जब लिखते थे हम लोग तो साइड प्रोडक्ट भी लिखते थे उसमें SO2 प्लस HCl, लेकिन जब कन्वर्सन बना रहे हो आप तो वहां साइड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, तो साइड प्रोडक्ट को आप इग्नोर कर सकते हो कन्वर्सन में। तो सिंपल सा कन्वर्सन हो गया इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड। यहां लोग HCl भी ले सकते थे तो ZnCl2 लेना पड़ता, PCl5 भी ले सकते थे, PCl3 भी ले सकते थे, किसी भी रिएजेंट का इस्तेमाल करके इस कन्वर्सन को हम लोग बना सकते हैं। अब जो है एक कन्वर्सन और देखें, इसी इथेनॉल से रहे इथाइल फ्लोराइड, ऐसा। तो सबसे पहले वही करो, स्ट्रक्चर बनाओ। तो इथेनॉल हुआ
ऐसा इथेनॉल। इससे इस बार हम लोग को बनाना है इथाइल फ्लोराइड, इससे इस बार हम लोग को बनाना है इथाइल फ्लोराइड, CH3CH2F। अभी वही चीज है, दो कार्बन जो रिएक्टेंट में है वही दो कार्बन प्रोडक्ट में है, OH हट करके आ गया है F। तो हेलोकेन का प्रिपरेशन जब देख रहे थे ना अल्कोहल से, ऐसा करने के बाद तो वहां हम लोग फ्लोरोअल्केन बनाने के लिए कोई रिएजेंट का इस्तेमाल नहीं किए थे। अल्कोहल से फ्लोरोअल्केन डायरेक्ट बन ही नहीं रहा था, HF से रिएक्शन तो हम लोग करवा नहीं रहे थे और किसी रिएजेंट का इस्तेमाल नहीं किए थे। इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है कि फ्लोरोअल्केन डायरेक्टली बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो पहले आप क्या करो कि इस अल्कोहल को क्लोरो या ब्रोमो अल्केन में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद उसको बदलेंगे फ्लोरोअल्केन में स्वार्ट्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करके, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। उसी रिएजेंट का इस्तेमाल करें हम लोग, SOCl2 पिरिडीन हीट कर दें तो OH की जगह आ जाएगा Cl, CH3CH2Cl। अब ये जो क्लोरोइथीन बना इसको अब इसमें हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या इसमें मेथड बताया गया था स्वार्ट्ज रिएक्शन में, इसको मेटल फ्लोराइड के साथ आप हीट करो तो AgF और ऐसे यहां हम लोग हीट कर दें तो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा फ्लोरीन और यह प्रोडक्ट बन जाएगा इथाइल फ्लोराइड। एक बात और हम लोग ध्यान में रखें कि एग्जामिनेशन में जो कन्वर्शंस आते हैं जनरली मोर देन वन स्टेप। जैसे इस कन्वर्शन में दो स्टेप लगा, पहले क्लोरोअल्केन में बदले देन फिर इसको फ्लोरोअल्केन में बदले। इसके पहले जो हमने बताया था उसमें एक ही स्टेप लगा था। तो एग्जामिनेशन में जो कन्वर्शन आते हैं जनरली एक से ज्यादा स्टेप और मैक्सिमम कन्वर्शन कॉमन नेम से ही आते हैं। तो वैसे ही जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब फिर एक कन्वर्शन हम लोग बनाए 1-ब्यूटीन टू सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऐसा। तो सबसे पहले 1-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1-ब्यूटीन होगा। इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में बदलना है, CH3 CH2 CH Br CH3, ऐसा। ये हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दोनों का स्ट्रक्चर बना लिए। अब दोनों को जो है मिला करके देखें, CH3 की जगह CH3 है, CH2 की जगह CH2 है, यहां CH तो यहां भी CH, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया Br, फिर यहां CH2 था यहां CH3, एक हाइड्रोजन, ऐसा। मतलब ओवरऑल हम लोग देखें तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन का एडिशन करना है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि अल्कीन में यदि HBr का एडिशन करें तो फिर वैसे करने से ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। दो रूल डिस्कस किए थे, मार्कोवनी कॉप्स, एंटी मार्कोवनी कॉप्स। तो यदि हम इसमें HBr का एडिशन कर दें ऐसा HBr तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है ना, इसमें मार्कोवनी कॉप्स फॉलो होगा। मार्कोवनी कॉप्स में क्या बता रहा था कि जो उसका पॉजिटिव पार्ट है डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जुड़ता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन को हम लोग जोड़ देंगे यहाँ और हाइड्रोजन को जोड़ देंगे यहाँ, तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसमें रिएजेंट इस्तेमाल हुआ, रूल भी याद रखना पड़ा हम लोग को, मार्कोवनी कॉप्स, तब जाकर के यह कन्वर्शन बना। उसी प्रकार से यदि यह कन्वर्शन हो 1-ब्यूटीन टू N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऐसा। फिर से स्ट्रक्चर बनाए हम लोग, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1-ब्यूटीन, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा आपको, ऐसा N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड हुआ। अब फिर से मैच करके देखो, CH3 की जगह CH3 है, CH2 की जगह CH2 है, CH की जगह CH2 मतलब हाइड्रोजन जुड़ा, फिर CH2 की जगह CH2 लेकिन एक ब्रोमीन। तो इस बार भी एडिशन HBr का ही होने वाला है। तो यदि हम लोग डायरेक्टली इसमें HBr जोड़े तो ऑब्वियसली फॉलो होगा मार्कोवनी कॉप्स, और मार्कोवनी कॉप्स के हिसाब से पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम। मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ किनारे में जुड़ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा इस कार्बन पे। लेकिन प्रोडक्ट में तो ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट में ब्रोमीन तो किनारे वाला कार्बन पे है। तो ऑब्वियसली यहाँ मार्कोवनी कॉप्स नहीं बल्कि एंटी मार्कोवनी कॉप्स लगाना होगा। और एंटी मार्कोवनी कॉप्स के लिए क्या बताया था हमने कि उसमें पेरोक्साइड का होना जरूरी है। तो अब यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे प्लस HBr और पेरोक्साइड। तो ऐसा करने से मार्कोवनी कॉप्स का उल्टा एडिशन हो जाएगा, उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ऐसे ही कन्वर्सन है, सपोज 1 ब्यूटीन टू n ब्यूटाइल आयोडाइड, ऐसा 1 ब्यूटीन टू n ब्यूटाइल आयोडाइड। इस कन्वर्सन को कैसे बनाएंगे? तो n ब्यूटाइल आयोडाइड कहने का मतलब हुआ कि इस बार आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, CH3 CH2 CH2 CH2I, ऐसा डायरेक्टली जो है हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसको यहां से मिला करके देखें तो CH3 CH2 CH3 CH2 फिर CH, यहां CH2 मतलब हाइड्रोजन जुड़ा, फिर यहां CH2 और यहां CH2 के बाद I मतलब I। तो इस बार एडिशन हो रहा है HI का। अब यदि इसमें HI डायरेक्ट आप ऐड करोगे तो HI के साथ केवल और केवल मार्कोवनिक ऑक्सीजन ही लगता है। तो इस केस में H जाएगा किनारे में, आयोडीन आ जाएगा यहाँ, तो प्रोडक्ट बन जाएगा वहां पे सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। लेकिन इस बार तो आयोडीन को हम लोग को किनारे में लाना है, तो किनारे में मतलब कि उल्टा करना होगा मार्कोवनिक ऑक्स का। और जो एंटी मार्कोवनिक ऑक्स होता है HI के लिए लागू नहीं होता है। एंटी मार्कोवनिक ऑक्स केवल और केवल वैलिड है किसके लिए? HBr के लिए। तो आपको क्या करना होगा कि इसको पहले ब्रोमो अल्केन में बदलना होगा, तब उसको आयोडो अल्केन में बदलना होगा। क्योंकि उल्टा करना है, उल्टा काम केवल HBr के साथ एप्लीकेबल है, ऑब्वियसली हम लोग को वैसा ही करना होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको पहले ऐसे ही HBr पेरोक्साइड लगाएंगे, एंटी मार्कोवनिक ऑक्स, तो E बनेगा। अब इस ब्रोमो अल्केन को हम लोग बदलेंगे आयोडो में। इसके लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि यदि क्लोरो या ब्रोमो अल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ हिट किया जाए एसीटोन के प्रेजेंस में, ऐसा, तो ये आयोडीन रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन को और ऐसा बन जाएगा आयोडो अल्केन। तो ये 2 स्टेप का कन्वर्सन हो गया। तो ऐसे सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिएजेंट क्या लेना है। अब जो रिएजेंट लोगे वह सुटेबल है कि नहीं है, कौन सा रूल इसमें लगेगा, तब जाकर के कन्वर्सन बनेंगे। कुछ कन्वर्सन और देखें हम लोग, जैसे एसिटिक एसिड टू मिथाइल ब्रोमाइड, ऐसा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा, एसिटिक एसिड मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, ऐसा सबसे पहले दोनों को मिलाओ। इसमें क्या देख रहे हैं ना कि एसिड में 2 कार्बन है और यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें एक ही कार्बन है। अब सबसे पहला बात कि यहाँ कार्बन का संख्या डिक्रीज कर जा रहा है, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो जाता है रिएक्टेंट की तुलना में। इसके लिए हमने बताया था इसमें हंस-डिकर रिएक्शन के बारे में कि हंस-डिकर रिएक्शन में क्या होता है कि यदि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ हीट किया जाए CCl4 के प्रेजेंस में, तो जो क्लोरो या ब्रोमो अल्केन बनता है उसमें एक कार्बन कम हो जाता है। लेकिन वह रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का है, यहाँ तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली एसिड है, इसको सॉल्ट में बदल सकते हैं बेस से रिएक्शन करवा करके। तो क्या करें, इसमें AgOH के साथ इसका रिएक्शन करवा दें, तो ये बेस है OH, एसिड है H, तो ये सॉल्ट बन जाएगा ऐसा OAg प्लस H2। वो साइड प्रोडक्ट लिखने का जरूरत नहीं होता है कन्वर्सन में। अब इसको हम लोग इसमें बदलें तो रिएजेंट क्या ले सकते हैं, Br2CCl4, तो बदल जाएगा Cl3Br प्लस साइड में यहाँ क्या निकलता है CO2 प्लस AgBr। इस साइड प्रोडक्ट को नहीं भी लिखेंगे कन्वर्सन में तो चलेगा ऐसा। तो इस बात को भी जो है हम लोग को ध्यान में रखना है, मिला करके इसे बार-बार शुरुआत में यही कर रहे हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों के कार्बन को मैच कर रहे हैं। यदि कार्बन का संख्या बराबर है तो ठीक, और नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा कि कार्बन बढ़ या घट रहा है, इसमें कौन सा रिएक्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही मान लें कि एक रिएक्शन हो प्रोपेनोइक एसिड टू इथाइल आयोडाइड, ऐसा। तो प्रोपेनोइक एसिड मतलब इस बार क्या दिया हुआ है, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH2COOH, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। और इथाइल आयोडाइड मतलब ऐसा CH3CH2I। इस बार भी कार्बन कम हो रहा है, एसिड में 3 कार्बन दिया हुआ है और यहां हम लोग देख रहे हैं कि जो आयोडो अल्केन है इसमें कितना कार्बन है,
दो ही कार्बन है, तो कार्बन का संख्या डिक्रीज कर जा रहा है, मतलब फिर से हम लोग को हंसडीकर रिएक्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो हंसडीकर रिएक्शन का इस्तेमाल करने के लिए पहले इसको सिल्वर सॉल्ट में बदलना है। तो सिल्वर सॉल्ट में कैसे, तो AgOH से रिएक्शन करवा दें ऐसा, तो सिल्वर सॉल्ट में बदल जाएगा CH3 CH2 COOAg ऐसा। अब इसको हम लोग को बदलना आयोडोअल्केन में, तो जैसे क्लोरो या ब्रोमो अल्केन में बदलना रहता तो Cl2 या Br2 से रिएक्शन करवा देते हम लोग। अब यहाँ आयोडोअल्केन में बदलना है ना, तो I2 से हम लोग रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं। बताया था हमने लास्ट लेक्चर में कि जब सिल्वर सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड को क्लोरीन या ब्रोमीन से हीट करेंगे तो क्लोरोअल्केन और ब्रोमो अल्केन बनेगा, लेकिन जब आयोडीन से हीट करोगे ना तो उस केस में आयोडोअल्केन ना बन करके एस्टर बनता है, एंड दिस इज द बर्नबाउम-साइमोनिनी रिएक्शन। सो आप डायरेक्टली यहाँ आयोडीन के साथ हीट नहीं कर सकते हो इस सिल्वर सॉल्ट को, पहले इसको क्लोरो या ब्रोमो अल्केन में कन्वर्ट करना होगा, देन इसको आयोडोअल्केन में बदलना होगा। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले इसका रिएक्शन Br2 से करवा दें CCl4 के प्रेजेंस में, तो पहले ब्रोमो अल्केन बनेगा CH3 CH2Br, और अब जो है फिर इसको हीट करें NaI एसीटोन के साथ ऐसा, तब जाकर के बनेगा आयोडोइथेन। 3 स्टेप लग गया ना, एक स्टेप यहाँ हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ, यहाँ तीसरा स्टेप हुआ। ऐसे ही एग्जामिनेशन में कन्वर्सन आते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल आज हमने प्रैक्टिस किया, ऐसे एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज में भी बहुत सारे कन्वर्सन दिए हुए हैं, नोट्स में भी हमने कन्वर्सन बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्सन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा बेकार है। और कन्वर्सन बनाने के पहले आपको नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए, और उस चैप्टर में जो रिएक्शन पढ़े हो वो रिएक्शन भी पता होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। तो ध्यान से इसको देखो, बार बार कन्वर्सन प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जामिनेशन में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को आप कवर अप कर सको। तो अब जो है हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स। इसके पहले आप जानो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर क्या हुआ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मोस्टली जो है हम लोग केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन के अलावा जो भी बात आ गया, जैसे उसका फिजिकल स्टेट, कलर क्या है, स्मेल क्या है, फिजिकल स्टेट क्या होता है, उसका सॉल्युबिलिटी, किसमें सॉल्युबल होगा किसमें नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, तो ये सारे बात को जो है हम लोग कंसीडर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी जो है कुछ इंपॉर्टेंस इसका है ही। कुछ क्वेश्चन कभी कभार एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। और एक बात और ध्यान रखिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हर एक चैप्टर के लिए आपको अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो बातें आती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह, ये सब जनरल टर्म्स है, जो कि हर एक कंपाउंड के लिए लगभग एक ही जैसा वैरी करता है। तो हर एक चैप्टर के लिए आपको अलग अलग याद नहीं करना है फिजिकल प्रॉपर्टी, हम बताएंगे आपको कि कैसे उसको ध्यान में रखोगे, ताकि सारे चैप्टर्स का बात कवर अप हो जाएगा। फिलहाल हम लोग हेलोअल्केन्स की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स। तो सबसे पहले जो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब हुआ कि सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस किस फॉर्म में रहता है हेलोअल्केन का जो है। तो हेलोअल्केन का ही नहीं, याद रखेंगे कि वैसे कंपाउंड जिनका पोलैरिटी कम होता है, तो जिनका पोलैरिटी कम होता है ना, उसमें जो लोअर मेंबर्स होते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे, तो ये सभी जनरली गैसेस होते हैं। उनसे आगे बढ़ोगे 4 कार्बन 5 कार्बन 7 कार्बन, तो वे लिक्विड्स होंगे, और उससे भी आगे जाओगे 15-16 कार्बन, तो वे सभी सॉलिड्स होंगे। जनरल ट्रेंड है, किसी भी चैप्टर में आप पढ़ोगे ऐसे ही होगा कि शुरुआत के कुछ लोअर मेंबर्स गैसेस होते हैं, उनके बाद के मेंबर्स लिक्विड्स होते हैं, और आगे बहुत हायर मेंबर्स में जाओगे तो वे सभी सॉलिड्स होते हैं। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है कि हेलोअल्केन में जो 1 या 2 कार्बन के मेंबर होते हैं, क्लोरोमीथेन है, क्लोरोइथेन वगैरह है, ये सभी जनरली गैसेस होते हैं। उसके आगे आप जाओगे तो सभी कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्रोपेन है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो ये सभी कलरलेस लिक्विड्स हैं। और बहुत आगे हायर मेंबर में जाओगे 12 कार्बन 15 कार्बन, तो ये सभी सॉलिड्स होते हैं हेलोअल्केन्स में। और स्मेल वगैरह जनरली बहुत कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होता है हेलोअल्केन्स का। और मेंबर में बता दें कि शुरुआत के 1-2 मेंबर गैस, उसके बाद लिक्विड्स, हाँ 1 से ज्यादा हेलोजन होना
जैसे डाइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन है, टेट्राक्लोरोमीथेन है, तो ये सभी जनरली लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स ही होते हैं यदि प्योर फॉर्म में हो तब। इम्प्योर फॉर्म में जो है हाइड्रो अल्केन्स मेनली कलर डेवलप करते हैं, जब इम्प्योर फॉर्म में कोई इंप्योरिटी वगैरह मिला हुआ हो तब, लेकिन प्योर फॉर्म में सभी कलरलेस होते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बाद जो है अब इसमें हम लोग देखें इसका सॉल्युबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सॉल्युबिलिटी। ऐसा तो किसी भी कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए ना बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जो डिटेल में हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। सबसे पहले जो सॉल्युबिलिटी के लिए एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ऐसा इसके आधार पर यदि हम लोग देखें लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि पोलर कंपाउंड है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर कंपाउंड है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा। तो यह सॉल्युबिलिटी कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करता है कि कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर। पोलर है तो ऑब्वियसली पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना चाहिए, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व करेगा। अब यदि हम लोग बात करें हेलोअल्केन की, तो हेलोअल्केन में कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड होता है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होता है, और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता हो जनरली वैसे कंपाउंड जो है पोलर होते हैं। जनरली, ऑलवेज, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते कंपाउंड पोलर ही हो। जैसे CCl4 कार्बन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, लेकिन यह नॉन पोलर कंपाउंड है। ये पोलर नॉन पोलर कंपाउंड कैसे पहचानते हैं, जिसके लिए डायपोल मोमेंट टर्म है जो केमिकल बॉन्डिंग में हमने डिस्कस किया है, नोट्स भी उसका अवेलेबल है कॉलेज का वेबसाइट पे, तो उसको आप लोग देखो, क्योंकि जब तक ये पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट आप नहीं समझ पाओगे तब तक आप सॉल्युबिलिटी को कभी नहीं समझ सकते हो। इसको जो है ध्यान में रखो और समझो वहां से जहां हमने बताया डायपोल मोमेंट के बारे में। तो फिलहाल जाने कि मोस्टली जो होते हैं मैक्सिमम हेलोअल्केन्स पोलर ही होते हैं, और पोलर होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ऑब्वियसली ये सभी पोलर हैं तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए। अब पोलर सॉल्वेंट में जो मोस्ट कॉमन हम लोग जानते हैं वह वाटर पोलर सॉल्वेंट है, जिससे डायपोल मोमेंट होता है। हेलोअल्केन्स भी मोस्टली पोलर ही होते हैं, तो हेलोअल्केन्स को वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, क्योंकि यह भी पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक को फॉलो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हेलोअल्केन्स का सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे हम लोग उसको। अब बात है कि हेलोअल्केन पोलर है, इसके बावजूद यह वाटर में इनसॉल्युबल क्यों है। तो एक बात ध्यान रखें कि वाटर के साथ सॉल्युबल होने के लिए दो कंडीशन होना अनिवार्य है। पहला कंडीशन हुआ या पोलैरिटी, और दूसरा कंडीशन हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या, तो यह भी डिस्कस किया हमने केमिकल बॉन्डिंग में, जो नोट्स में दिया हुआ है। थोड़ा सा बात हम यहां बताएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा नाम से यह स्पष्ट है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही कंपाउंड बना सकता है जिसमें हाइड्रोजन हो ऑब्वियसली। लेकिन एक और कंडीशन हुआ कि हाइड्रोजन जो है ना उसमें वह पहले से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और साथ ही साथ उसका साइज भी स्मॉल होना चाहिए। ये इतना बात आप नहीं समझ सकते हो तो ये जानो कि यदि किसी कंपाउंड में फ्लोरीन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ऐसा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो जिस कंपाउंड में ऐसा बॉन्ड है, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो वैसे ही कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कैपेबल हैं, अन्यथा नहीं है। अब हेलोअल्केन में जो है, तो कुछ हेलोअल्केन में जो है फ्लोरीन होता है, लेकिन उसमें जो फ्लोरीन रहता है वो तो कार्बन से अटैच होता है। यहां तो फ्लोरीन अटैच होना चाहिए हाइड्रोजन से, तभी ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इन शॉर्ट हम लोग बोले तो कोई भी हेलोअल्केन्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल नहीं है, और इसी के कारण जो है पोलर होने के बावजूद हेलोअल्केन्स वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है कि हेलोअल्केन्स पोलर होने के बावजूद वाटर में इनसॉल्युबल क्यों होते हैं। सिंपल सा रीजन है कि पोलर होने के बावजूद वाटर में इनसॉल्युबल है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ वे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बना पाते हैं, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो वही बनाते हैं ना जिनमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, जबकि यह कंडीशन हेलोअल्केन में फुलफिल नहीं होता है। तो हेलोअल्केन्स वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है।
तो सॉल्युबल किस में होंगे? तो एक बात याद रखेंगे कि जो वाटर में इनसॉल्युबल हो वह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, ये सारे सॉल्वेंट में जो है आसानी से हैलोजन डिसॉल्व कर जाएंगे, लेकिन वाटर में इनका सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता है। इसके बाद हम लोग बात करें डेंसिटी की। डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी को जनरली कंपेयर करके बताया जाता है, कंपेयर किया जाता है वाटर से। वाटर का जो डेंसिटी होता है ना 1 ग्राम पर ml, इससे कंपेयर किया जाता है किसी भी कंपाउंड का जो डेंसिटी होता है ऑर्गेनिक में, उसका वाटर से कंपेयर करके। तो हेलो अल्केन में जो है शुरुआत के क्लोरोमीथेन वगैरह जो होते हैं उनका डेंसिटी वाटर से कम होता है, मतलब 1 ग्राम पर ml से कम। लेकिन जैसे जैसे आप हायर मेंबर की ओर बढ़ोगे या जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ेगा वैसे डेंसिटी भी बढ़ते जाता है। जैसे पूछा जाए कि फ्लोरोअल्केन है, क्लोरोअल्केन है, ब्रोमोअल्केन है और आइडोअल्केन है, आर ग्रुप यहां सब सेम है, मिथाइल का जो भी है चारों जगह आर सेम है, तो बताओ कि चारों में डेंसिटी किसका अधिक होगा? तो आइडोअल्केन, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है या फिर बोले इसका मास सबसे ज्यादा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं ना, मास बाय वॉल्यूम, मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मास अधिक होने से डेंसिटी जो है बढ़ जाएगा। तो ऐसे कोई आ सकते हैं चार कंपाउंड, पूछा जाएगा डेंसिटी ज्यादा किसका, तो देखो कि यदि अल्काइल ग्रुप सब में सेम है तो उस केस में आयोडीन वाले का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। अब फिर हम लोग बात करें इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा, तो बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉइल करे, कोई लिक्विड बॉइल करे कहने का मतलब जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है उसी टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉइल करता है, जो सॉल्यूशन में आप लोग डिस्कस करोगे या फिर डिस्कस कर लिए होंगे। इन शॉर्ट यहां क्या जाने कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना किसी भी लिक्विड का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो फोर्स है जितना मजबूत होगा उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही अधिक होगा। अब यदि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ का है तो उस केस में आप मास को कंसीडर कर सकते हो कि जिसका मास अधिक होगा फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वह ज्यादा होगा। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे हैलोजेंस मोस्टली लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट को ही हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। और इसमें हमने क्या बताया कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रेंथ का, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसमें अलग अलग केस है। सबसे पहला केस कि यदि अल्काइल ग्रुप सेम हो और हैलोजन अलग अलग डिफरेंट हो तो इस केस में हैलोजन का मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब फ्लोरोअल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोअल्केन, इससे ज्यादा ब्रोमोअल्केन और सबसे ज्यादा आइडोअल्केन। अल्काइल ग्रुप सब जगह सेम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का मास बढ़ रहा है तो मास बढ़ने के चलते इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। दूसरा बात कि अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो और हैलोजन सेम हो, ऐसा, तो इस केस में वही होगा कि हैलोजन सेम है लेकिन अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, मिथाइल से इथाइल से प्रोपाइल ब्यूटाइल, तो अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। रीजन वही हुआ कि मास इंक्रीज करेगा। मतलब ऐसे हम लोग देखें कि एक कार्बन और क्लोरीन है, इससे ज्यादा मास हो जाएगा, एक क्लोरीन और अच्छा 2 कार्बन वालेगा, इससे ज्यादा हो जाएगा ऐसे 3 कार्बन, ऐसे कार्बन का संख्या बढ़ने से क्या बोले अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने से जो है इसका बढ़ते जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा फैक्टर इसमें हम लोग देखें नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कि कार्बन का संख्या सेम हो लेकिन जो नंबर ऑफ हैलोजन एटम है वो डिफरेंट हो, ऐसा। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे हैलोजन एटम का संख्या बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा इंक्रीज करते जाएगा। मतलब कि CH3X एक हैलोजन है, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CH2X2, 2 हैलोजन है, इससे ज्यादा होगा CHX3 और इससे ज्यादा होगा CH4। कार्बन सब में सेम है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है हैलोजन,
जाहिर सी बात है ना, इसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन। आप कोई भी हाइड्रोजन लोगे तो उसका मास तो हाइड्रोजन से अधिक होता है, तो यहां भी वही रीजन है कि मास बढ़ने से जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह हुआ आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स। आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स, आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स सपोज हम लोग ले C4H9Cl क्लोरोब्यूटेन। तो इस क्लोरोब्यूटेन में तो अलग अलग केस हो सकता है। अलग अलग केस क्या हो सकता है कि N-ब्यूटाइल क्लोराइड हो सकता है, आइसो हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, और लास्ट में टर्शियरी हो सकता है। N-ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और स्ट्रक्चर भी हम लोग बना सकते हैं CH3CH2 CH2CH2Cl। ये आइसो है CH3CH CH3CH2Cl, सेकेंडरी है CH3Cl CH2CH3 और लास्ट में टर्शियरी ऐसा CH3CCH3 CH3Cl। इस तरह से सब में जो है कार्बन का संख्या सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, ऑब्वियसली मोलर मास भी सबका सेम होगा। तो यहां जो है अब हम लोग कैसे फोकस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पर, कैसे उसको समझेंगे। तो याद क्या रखना है ना कि यदि आइसोमेरिक हैलोअल्केन हो या आइसोमेरिक कंपाउंड हो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास भी सेम होने वाला है। तो उस केस में क्या होता है कि ब्रांचिंग बढ़ने से उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। क्या बताया हमने कि यदि आइसोमेरिक कंपाउंड है तो जैसे जैसे ब्रांच का संख्या बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। उसका रीजन क्या होता है, तो यहां क्या हो रहा है, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा है। ब्रांचिंग इंक्रीजेज, कैसे इंक्रीज कर रहा है, तो यहां सब लीनियर चेन में, इसमें एक कार्बन ब्रांच में आ गया, यहां डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप भी ब्रांच में है, और यहां तो दोनों ऐसे आ गया इस तरह से करके। तो लेफ्ट टू राइट जाने से ब्रांचिंग बढ़ रहा है, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है ना, सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, सरफेस एरिया डिक्रीजेज। और सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग वेंडरवाल इंटरैक्शन का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो वेंडरवाल के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है, इसको जो है स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़े होंगे या केमिकल बॉन्डिंग में भी इसको बताया गया है कि जो वेंडरवाल इंटरैक्शन है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरैक्शन होता है वो मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतना ज्यादा वेंडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड, और सरफेस एरिया जितना कम उतना ही कम होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्ट्रेंथ। तो सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, इसके चलते क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीजेज। मतलब सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा एन वाले में, उससे कम आइसो, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम टर्शियरी। और ऑब्वियसली कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा इस फैक्टर को हम लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। अब जो यहाँ एक बात समझने लायक है वो क्या है, अभी हमने बताया कि ब्रांचिंग बढ़ने से जो है वह सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, लेकिन यहां देखोगे तो उल्टा लगता है। उल्टा क्या लगता है कि नॉर्मल चेन में है और या ब्रांच में है तो इससे लग रहा है कि ज्यादा जगह तो यही घेर रहा है, पूरा फैला हुआ है। इसको ऐसे बोर्ड वाले से नहीं समझना है, इसको समझना ऐसे है, सपोज कि कार्बन का लीनियर चेन इस तरह से, 2 कार्बन सपोज इधर है, 2 कार्बन इधर है, इस तरह से है इसका। तो लीनियर चेन है, इसका मतलब ये पूरा जब सरफेस पे रहेगा तो हम लोग यहां से यहां तक सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे, पूरा यहां से लेकर के यहां तक। लेकिन मान लो कि ये 2 कार्बन अब ऐसे लीनियर ना होकर के ऐसे बीच में जुड़ जाए, ऐसा जुड़ जाए, तो अब हम लोग सरफेस एरिया ऐसे देखेंगे ना। आप सरफेस एरिया लोग ऐसे देखो, चाहे इधर से देखो तो ऐसे देखो, तो ऑब्वियसली पहले जो है इतना जगह घेर रहा था और अब जब ये ब्रांच में आ गया तो अब इसको देखो जगह जो है पहले की तुलना में कम घेर रहा है, चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो। तो ब्रांचिंग बनने से ग्रुप का अरेंजमेंट इधर उधर, चूंकि यह टेट्राहेड्रल कार्बन है ना, तो टेट्राहेड्रल कार्बन है, तो ये सब जो ग्रुप अरेंज होगा स्पेस में अरेंज होगा, सब जो है एक लीनियर चेन में नहीं रहेगा। तो ऐसा करने से उसका सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज करने से जो मैग्नीट्यूड है वेन डर वाल इंटरैक्शन का वह डिक्रीज करेगा, और फाइनली इसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा।
लास्ट इसमें अब हम लोग जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी में देखें तो इनफ्लैमेबिलिटी मतलब ज्वलनशीलता कि आग पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। तो जनरल जो हम लोग फ्यूल वगैरह यूज करते हैं ना, जैसे एलपीजी गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या होता है ब्यूटेन या प्रोपेन वगैरह है। तो हाइड्रोकार्बन्स जो मैक्सिमम होते हैं ना वह सभी फ्लैमेबल होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, जलते हैं, आसानी से आग पकड़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। अब चूंकि हेलो अल्केन है तो वह कैसे बनता है, तो अल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है कोई हेलोजन, मतलब इस बार जो इसका जो हाइड्रोकार्बन का नेचर है वो थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। तो जितने भी हेलो अल्केन्स हैं वे प्योर अल्केन्स की तुलना में कम इनफ्लैमेबल होते हैं, कम ज्वलनशील होते हैं। मतलब एक मीथेन है, एक क्लोरोमीथेन है, तो ऑब्वियसली मीथेन जो है ज्यादा ज्वलनशील होगा और जो क्लोरोमीथेन है वह कम होगा। तो हेलोजन एटम का संख्या जितना ज्यादा होते जाएगा उतना ही उसका जो इनफ्लैमेबिलिटी है वह डिक्रीज करते जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर किए, इसको आसानी से जो है आप लोग समझ सकते हो वीडियो के थ्रू। बार बार देखो, कंसेप्ट को बनाओ और आसानी से इसको समझो। नेक्स्ट क्लासेस में जो है हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सारा कंप्लीट रखो और बेसिक में जो हमने बताया था SN1 SN2 वगैरह वही सब आगे आने वाला है। तो आगे पढ़ने के पहले आप एक बार SN1 और SN2 रिएक्शन को जरूर देखो वीडियो में फिर से, ताकि समझने में आसानी हो। धन्यवाद।